अस्सलाम वालेकुम। तो ये पेपर है 9618 पेपर 21 अक्टूबर नवंबर 2024। इंस्ट्रक्शंस आपके सामने, इंसर्ट जो है हमेशा दिया जाता है आपको पेपर के साथ, वो मैंने यहाँ ओपन करके रखा हुआ है जस्ट इन केस हमें जरूरत पड़ेगी तो हम खोलेंगे। 2 आवर्स का ये पेपर है। तमाम क्वेश्चन ही आपको करने होते हैं। ब्लैक और ब्लू पेन आप यूज कर सकते हैं। अपने नाम, अपने सेंटर का नाम, अपना कैंडिडेट नंबर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी डिटेल्स आप जरूर लिखें। बहुत सारे बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं तो फिर इसका मतलब है वो यू ग्रेड आएगा, बिकॉज उनकी कॉपी आइडेंटिफाई नहीं हो सकेगी। तमाम आंसर जो भी आप लिखें वो स्पेस जो प्रोवाइडेड होता है स्टेंसिल, उसके अंदर कोशिश करें लिखने की, उससे बाहर ना लिखें। ट्राई टू फिट योर आंसर विद इन दैट। डू नॉट यूज एन इरेजेबल पेन और करेक्शन फ्लूइड। अगर आप इरेजेबल यूज करेंगे तो आपकी कॉपी बाय द वे यू के पहुंचने से पहले ही पता लगे वो ब्लैंक हो गई है तो प्रॉब्लम आ सकती है। डू नॉट राइट एनीथिंग ऑन द बार कोड, क्योंकि बार कोड स्कैनिंग के लिए यूज होता है, आपकी कॉपीज स्कैन होती हैं। यू मे यूज HB पेंसिल फॉर द डायग्राम, ग्राफ एंड रफ वर्क। तो डायग्राम और ग्राफ के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर मस्ट नॉट बी यूज इन दिस पेपर। कैलकुलेटर आप यूज नहीं कर सकते हैं। 75 मार्क का ये पेपर है। और चलते हैं आगे एंड विल सी। यू कैन ऑलवेज contact me for further help. So my number is provided. It doesn't matter where you are in any corner of the world. You're most welcome. यहाँ आते हैं तो it says refer to the insert for the list of pseudocode functions and operator। जो भी आपको फंक्शन देखना है, ऑपरेटर देखना है, उसकी लिस्ट प्रोवाइडेड इंसर्ट में, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। A program will calculate the tax payable based on the cost of an item। तो प्रोग्राम जो है वो कैलकुलेट करेगा टैक्स पेबल को कॉस्ट के हिसाब से आइटम की। कैलकुलेशन will occur at many places in the program। कैलकुलेशन मुख्तलिफ जगहों पर होगी प्रोग्राम में। These involve the use of one of the three tax rate। और ये कैलकुलेशन इस तरह होगी कि 3 किस्म के टैक्स रेट हैं जिसकी बात हुई है। टैक्स रेट वैल्यूज रिप्रेजेंट द परसेंटेज। ये जो टैक्स वैल्यूज हैं ये परसेंटेज में है, ये परसेंटेज में है। फॉर एग्जाम्पल टैक्स rate value of 5.23 represent 5.23%। कहता है कि इस तरह अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा परसेंट। In this case, the tax payable on an item costing 100 would be 5.23 डॉलर के अंदर आपको जो है वो पे करना होगा। The tax rate values are used at several places within the program। तो प्रोग्राम के अंदर जगह जगह टैक्स रेट को जो है वो यूज किया गया है, इनकी वैल्यूज को। वन एग्जांपल इज गिवन इन द स्यूडो कोड। यहाँ पर आए और चेक करें, एग्जांपल दिया है। तो स्यूडो कोड कंटेन द लॉजिकल एरर। इसके अंदर लॉजिकल एरर आइडेंटिफाई करना, आपको क्या एरर है उसको आइडेंटिफाई करना है, सजेस्ट करेक्शन। लॉजिकल एरर की बात कर रहे हैं। लॉजिकल एरर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होते हैं, कोई सिंटैक्स एरर नहीं होता, बल्कि आपके प्रोग्राम की लॉजिक में कहीं ना कहीं कोई गलती होती है। प्रोग्राम चल रहा होता है मगर रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो इसका ताल्लुक रिजल्ट्स होते हैं मोस्टली। तो आप देखेंगे आपके इस प्रोग्राम में कैलकुलेशन का क्या रिजल्ट है। टैक्स रेट यहाँ ये दिखा रहा है कि परसेंट में आना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसी कोई डिवीजन बाय 100 नहीं हुई है। तो यही एरर है कि कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल इज इनकरेक्ट। ये जो कैलकुलेशन हुई है यहाँ पर टैक्स पेबल की, ये कैलकुलेशन जो है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो आइटम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट किया हुआ है ये इनकरेक्ट है। और ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसको डिवाइड बाय 100 करना है ताकि ये परसेंट में आ सके। सही है। तो टैक्स पेबल को जिस तरह होना चाहिए, आइटम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट डिवाइड बाय 100 होना चाहिए। इधर डिवाइड बाय 100 जो है वो लगना था, वो नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से तो आपको करना ये था कि आपको एरर आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा एरर है। तो ये जो है इट इज अ काइंड ऑफ लॉजिकल एरर इन इट, क्योंकि एग्जामिनर खुद आपको बता रहे हैं कि क्या एरर है। उसका एरर का आपने बताना है कि क्या एरर है, बिकॉज दैट कैलकुलेशन इज रॉन्ग। ये आपने एरर बताया, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल इज इनकरेक्ट, ये आपने यहाँ लिखना है। और इसकी करेक्शन जो है, यानी ये वाली लाइन जो है, ये आपने इधर करेक्शन में लिखनी है। ओके, अब आगे चलते हैं। डिजाइन। During the design of the program, tax rate values have been used wherever they are needed। tax values को इस्तेमाल किया जाएगा प्रोग्राम में जहाँ कहीं इनकी जरूरत होगी। wherever they are needed। As shown in the pseudocode example above, tax rate do not change। tax rate change नहीं होंगे while the program run। जब प्रोग्राम रन होगा, देखो प्रोग्राम के रन होने के दरमियान में जब चेंज होता है तो चेंज आता है वेरिएबल की वैल्यू में।
क्या चीज है जो चेंज नहीं होती, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि प्रोग्राम के रन होने के दौरान जब प्रोग्राम आपका चल रहा होगा तो उस दौरान टैक्स रेट जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसा प्रोग्रामिंग का कौन सा फीचर है कि जिससे कोई भी वैल्यू हम फ्रीज कर सकते हैं? तो वो हमने देखा था कांस्टेंट हम डिफाइन करें। तो आइडेंटिफाई मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टैक्स रेट। तो टैक्स रेट जो है वो तीन तरह के थे। ये टैक्स रेट दिए हुए 3.75 और ये फिक्स है। तो टैक्स रेट 1, टैक्स रेट 2, टैक्स रेट 3 इसको करके हम कांस्टेंट बना सकते हैं। तो यूज ऑफ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नहीं, एक से ज्यादा कांस्टेंट है, यूज ऑफ कांस्टेंट हम इस्तेमाल करें। डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ योर आंसर टू पार्ट बी विद रेफरेंस टू दिस प्रोग्राम। आप इसके बेनिफिट बताएं कि इसके क्या बेनिफिट होंगे। बेनिफिट ऑफ योर आंसर इन पार्ट बी वन, जो आंसर आपने दिया है कांस्टेंट, कांस्टेंट के क्या फायदे होंगे इस प्रोग्राम के अंदर अगर तो आप लगाएंगे। तो इसका मतलब है बार बार चेंज नहीं होगी, वैल्यू फ्रीज रहेगी। जब कभी चेंज करना पड़ता है तो आप टॉप पे जाके चेंज कर लेंगे, तो आपके प्रोग्राम में फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं आती हैं। टेक्स्ट रेट इंटर वंस, अवॉइड एंड मिनिमाइज इनपुट एरर। जब आप इंटर ही नहीं करेंगे बार बार, जब वैल्यू प्रोग्राम के दरमियान चेंज नहीं होगी तो चांसेस ऑफ एरर कम हो जाते हैं। चेंजिंग द टेक्स्ट रेट एक्सीडेंटली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आप गलती से कोई इनपुट तो कर नहीं रहे वैल्यू। अगर इनपुट करते हैं तो आपसे डेटा इंटर करने में गलती हो सकती है, तो यहाँ पर गलती का चांस नहीं है। अवॉइड डिफरेंट वैल्यूज टेक्स्ट रेट एट डिफरेंट पॉइंट इन द प्रोग्राम। और इस तरह से जो है वो गलती जो है ये भी अवॉइड हो जाती है कि आपने प्रोग्राम में मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ वैल्यूज आपने यूज की हो, तो वो भी अवॉइड हो जाती है। व्हेन रिक्वायर्ड द कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंटिंग द टेक्स्ट रेट इज चेंज वंस। तो जब कभी रिक्वायर्ड होगा आप ऊपर जाएंगे और एक बार चेंज कर लेंगे। इजियर लिखना है यहाँ पर, ये वर्ड एग्जामिनर को पसंद है। यू वुड से डू नॉट राइट द वर्ड इजी। इजी अगर लिखोगे तो पॉइंट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है आपके। अंग्रेजी भी साथ साथ चेक हो रही होती है। तो इजियर टू मेंटेन, अपडेट द प्रोग्राम व्हेन द टेक्स्ट रेट चेंज। तो इजियर टू मेंटेन भी होगा और इजियर टू अपडेट भी होगा। जब कभी फ्यूचर में चेंज करना पड़े वैल्यू तो आप टॉप पे जाके चेंज कर लेंगे। और मेक द प्रोग्राम कोड इजियर टू अंडरस्टैंड। और इस तरह आपका प्रोग्राम या कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, उसको समझने में आसानी होगी। ये जो बार कोड ऊपर दिए हैं इस पे आप कुछ ना लिखें, इस पे आप कुछ लिखने की कोशिश ना करें क्योंकि कॉपी स्कैन होती है। आगे चलते हैं। गिव द एप्रोप्रिएट डेटा टाइप फॉर द वेरिएबल इन द फॉलोइंग टेबल। आपको डेटा टाइप बताना था, तो ये डेटा टाइप आप कैसे बताएंगे? जैसे आई रेट को बुलियन किया हुआ है, टेक्स्ट वेरिएबल को रियल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाए प्रोग्राम में देखें आई रेट का क्या डेटा है, यहाँ पे जो है वो ट्रू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बुलियन है। और जहाँ पे ये वैल्यूज लिखी है टेक्स्ट रेट में, इसका मतलब ये रियल है। तो इसके हिसाब से आपने वेरिएबल आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद the final case condition more than 200 in the pseudocode example could be replaced with a keyword। यहाँ पर जाते हैं, ऊपर देखते हैं केस के अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मोर देन 200 हो तो ये वाला जो केस है, इस केस को हम किसी और तरीके से भी कर सकते हैं इसके अंदर कि नहीं। जब यहाँ पे पहला केस है ये वाला केस के लेस देन 50 हो तो ये करे, लेस देन 200 हो तो ये करे, लेस देन इक्वल टू 50 हो तो ये करे। तो ये बताने के लिए आपको मोर देन 200 लिखने की जरूरत है, या यहाँ पे आप जाहिर कुछ और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अदरवाइज लिख के भी काम चला सकते थे, अदरवाइज लिखते और इस तरह से काम चल जाता। तो अदरवाइज वाज मिसिंग दैट, तो अदरवाइज के थ्रू भी ये काम हो सकता है। यहाँ से आगे चलते हैं। कहता है प्रोग्राम uses three global variables h, m, m, s, s to represent the current time in the hours, minutes and second using the 24 clock notation। जब आप कोई भी क्लॉक की बात करते हैं जो 24 आवर्स की कैलकुलेशन कर रही हो, तो वो आप इस तरह से चल रहे होते हैं। इसका मतलब ये आवर्स हैं, तो ये मिनट हैं, और ये इसके सेकंड हो गए। तो रिप्रेजेंट द करंट टाइम, ये करंट टाइम है इस वक्त, क्योंकि 24 आवर्स की रोटेशन है। मिडनाइट वुड बी रिप्रेजेंटेड एज, और जब कभी मिडनाइट का वक्त होगा तो ये टाइम आपको नजर आता है क्लॉक पे। इसका मतलब आवर्स, मिनट, सेकंड सब जीरो हो जाते हैं और नया दिन शुरू हो जाता है। इफ द वेरिएबल एच एच एम एम एस एस कंटेन द वैल्यूज 16, 30 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन द टाइम वुड बी 16, 30 एंड 10। उसने बताया कि अगर ये आवर्स हो, ये मिनट हो और ये सेकंड हो, तो आपका टाइम कुछ इस तरह का बनेगा। आफ्टर जस्ट 4.30 इन द आफ्टरनून, तो ये 4:30 इन द आफ्टरनून का टाइम है। और अब प्रोसीजर 4:30 और 10 मिनट्स आगे जा चुके हैं। अ प्रोसीजर टिक विल बी कैलकुलेटेड एवरी सेकेंड
the procedure tick will update the value in the SS each time. अब ये SS क्या चीज है, यहाँ पर देखें तो ऊपर यहाँ लिखा था if the variable HH MM SS, आपको चाहिए कि जो एग्जामिनर ने वेरिएबल दिए अपने प्रोग्राम में आपको वही वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे जाके ये आपसे लिखवाएगा कि टिक का प्रोसीजर बनाएं, जब टिक का आप प्रोसीजर बनाएंगे तो इन वेरिएबल को यूज करना मस्ट होगा। तो कह रहा है अपडेट द वैल्यू ऑफ एस ईच टाइम इट इज कॉल्ड। जैसे ये टिक वाला प्रोसीजर चले तो एक काम आपने ये करना है कि अपडेट करना है सेकंड को, मतलब सेकंड को आगे बढ़ाना है +1। अपडेट द वैल्यू इज आवर्स एंड मिनट एज अप्रोप्रिएट। आवर्स भी आपको +1 करने होंगे, लेकिन कब, जब पूरे 60 सेकंड हो जाए तो इसको आपने +1 करना है 60 सेकंड पर। और इसी तरह 60 मिनट के बाद आपको आवर्स को आगे बढ़ाना होगा। और इसी तरह को भी आपने आगे बढ़ाना है, +1 करना है। और +1 कब होगा, जब सेकंड जो है, जब SS जो है वो 60 के बराबर हो जाएगा। जैसे ये 60 हो तो वहां +1 हो जाएगा। और इस तरह से जैसे ही मिनट्स बराबर होंगे 60 के तो आवर्स जो है वो +1 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको जो है चेक करनी है। कहते हैं कॉल प्रोसीजर चेक अलार्म एट द स्टार्ट ऑफ ईच मिनट। जैसे ही कोई नया मिनट स्टार्ट होगा हर मिनट के साथ ये वाला प्रोसीजर चलेगा, चेक अलार्म वाला। कॉल प्रोसीजर न्यू डे व्हेनेवर द न्यू टाइम रीचेस मिडनाइट। और हर रात को जब नया दिन शुरू होगा तो न्यू डे का प्रोसीजर चलेगा। आप देखें प्रोसीजर चलाने के लिए आपको जो है ना ये दिखाना जरूरी है। जैसे आप लिखें न्यू डे और यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। अगर ये प्रोसीजर है तो आप इससे पहले कॉल लगाएं तो भी चलेगा, ना लगाएं तो भी चलेगा। लेकिन अगर ये फंक्शन होता, यहाँ तो ये प्रोसीजर, अगर फंक्शन होता तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फंक्शन के अंदर जैसे अगर ये न्यू डे एक फंक्शन होता, सपोज करें थोड़ी देर के लिए, तो फंक्शन के लेफ्ट पर यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए। क्यों, ये फंक्शन कुछ रिटर्न करेगा और जो रिटर्न करके लाएगा वो यहाँ स्टोर होगा। इस फंक्शन के अपने पैरामीटर्स होते हैं या नहीं होते। अगर इस तरह ब्रैकेट ओपन है क्लोज है, इसका मतलब ये ऐसा फंक्शन है जिसका कोई पैरामीटर ही नहीं है। अगर इसमें कोई भी वेरिएबल होते हैं जैसे एक्स हो जैसे वाई हो सपोज, तो ये इसके पैरामीटर है। जब आप कॉल करेंगे तो आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं। पैरामीटर नहीं होता तो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करते हैं। और पीछे लेफ्ट पर वेरिएबल का होना मस्ट है, क्योंकि फंक्शन हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। या तो आप ये लिखें लेफ्ट पे एक वेरिएबल एरो बनाएं, या फिर यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए। आउटपुट उस वक्त जब एग्जामिनर बोले आपसे कि फंक्शन का रिजल्ट रिटर्न करो। फंक्शन कोई ना कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, वो आप आउटपुट कराना चाहते तो आप आउटपुट लिख दें। लेकिन इस वक्त फंक्शन तो नहीं है, इस वक्त तो प्रोसीजर है। तो प्रोसीजर के लिए आप कॉल लिखें, फंक्शन हो या प्रोसीजर हो, एंड में ब्रैकेट से पता लगता है कि ये एक सब रूटीन है, तो एक छोटा प्रोग्राम है अलग से, तो ये ब्रैकेट लगाना मस्ट होते हैं। अब आगे चलते हैं। तो ये इस तरह से आपको बना दें कि आप लिखेंगे प्रोसीजर टिक। एग्जामिनर ने ये लाइन ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई थी, एंड प्रोसीजर वाली लाइन ऑलरेडी इसमें लिखी हुई थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कैसा था सवाल। कुछ इस तरह का सवाल था ये। इसमें प्रोसीजर और एंड प्रोसीजर लिखा हुआ है। जब प्रोसीजर एंड प्रोसीजर लिखा है इसका मतलब ये मार्क तो गया। अब एग्जामिनर इसका कोई नंबर आपको नहीं देगा क्योंकि वो खुद लिख चुका है। जैसे उसने कहा था कि जैसे ही टिक, घड़ी की जैसे ही सुई आगे बढ़ती है, टिक, जैसे ही सुई आगे बढ़ेगी, निडल आगे बढ़ती है, फौरन क्या होता है, सेकंड +1 होता है। और जब सेकंड +1 होगा, सेकंड जब 60 पे पहुंचेगा, तभी ऐसा होगा कि सेकंड 60 पे पहुंचेगा तो सेकंड का काउंटर वापस 0 करना होता है, इनिशियलाइज करना होता है, नया मिनट शुरू करना होता है। यहाँ से मिनट +1 हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही मिनट 60 पे पहुंचेंगे, जैसे ही मिनट 60 पे पहुंचेंगे तो मिनट वापस से इनिशियलाइज होकर 0 हो जाएगा और यहाँ पर आवर बढ़ रहा है +1। और इस तरह जैसे आवर 24 पे पहुंचेगा तो आवर वापस से रीसेट करना होगा 0, और यहाँ पर एक नया दिन शुरू होगा। तो आप देखें प्रोसीजर को कैसे कॉल किया। कॉल लिखना है और फिर न्यू डे ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना मस्ट है। अगर आप ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करेंगे एग्जामिनर आपको पेनलाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंड इफ इसका हो गया आवर्स का, ये वाला एंड इफ हो गया मिनट्स का। और ये उसके बाद आपने करना है चेक अलार्म। चेक अलार्म हर सेकंड में करना था, तो ये आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है ये आप ये वाली लाइन आप ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं, कहीं पर भी ये लाइन आप ऊपर भी यहाँ पर डाल सकते हैं इसके अंदर। जैसे ही 60 हो तो फिर अलार्म दे, यानी हर मिनट में अलार्म प्रोड्यूस होगा ये। और
अब एग्जामिनर इसकी मार्किंग जो करता है वो किस तरीके से करता है वो आप लोगों की समझ से बालातर बात है। वो एग्जामिनर आपस में एग्जामिनर डिसाइड करते हैं कि किस किस चीज का कितना मार्क देना है। हो सकता है इसका 1 मार्क हो सकता है, इसका 1 मार्क हो सकता है, इसका 1 मार्क हो सकता है, इस पूरे का 1 मार्क हो, इसका 1 मार्क हो। तो ये तो इस तरह से ये 3 and 2 5 हो गए। आप क्वेश्चन कितने मार्क का है, 6 मार्क का है, तो इसका मतलब अभी भी कुछ बाकी है मार्क्स लेने के लिए। हो सकता है 1 मार्क इसकी इनिशियलाइजेशन का हो, लाइक। सही है। सो आपने बहुत ही केयरफुल होके अच्छे से काम करना होता है। सेकंड्स का ताल्लुक आगे जाके मिनट से होगा, मिनट्स का ताल्लुक आगे जाके आवर्स से होगा। इसलिए देखें इफ के अंदर इफ लगाया है ताकि जिस तरह सेकंड्स आगे बढ़ेंगे, जब सेकंड आगे बढ़ेंगे तो चेक करते रहे 60 तो नहीं हुए। जब 60 हो गए तो मिनट में चेंज आना चाहिए। जब मिनट 60 होंगे तो आवर्स में चेंज आना चाहिए। जब आवर्स 24 होंगे तो डे में चेंज आना चाहिए। तो ये आपको बड़े केयरफुली जो है चेक करना होता है। आगे चलते हैं। एन अलगोरिथम, अलगोरिथम का मतलब होता है, अंग्रेजी में लिखे हैं, स्टेप विल आउटपुट द लास्ट 3 लाइंस फ्रॉम अ टेक्स्ट फाइल के। एक फाइल है और उसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड्स हों। एग्जामिनर चाहते हैं आखिर के 3 रिकॉर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं इसी सीक्वेंस में। जो पहले है वो पहले प्रिंट हो, यानी ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। तो आखिर के 3 रिकॉर्ड प्रिंट कराना चाहते हैं एग्जामिनर। यहाँ तो कह रहा है अलगोरिथम लिखो। एक और पेपर है जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसके अंदर था कि इसका प्रोग्राम लिखें। सही है। तो वो प्रोग्राम भी लिखवा चुका है, वो एल्गोरिथम भी लिखवा चुका है। और उसके बाद वो आगे जाके कहेगा रिक्वायरमेंट कुछ और कहेगा कि जैसे अगर आपको लाइन नंबर 3 से लेके लाइन नंबर कहीं भी कोई सी भी लाइन आप इनपुट करेंगे 3 से 9 तक दो, या लाइन नंबर 10 से लाइन नंबर 20 तक उसको प्रिंट कराना है, ये इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। कि किसी भी डिजायर वैल्यूज की रेंज के अंदर अंदर लाइंस प्रिंट करे। तो देखते हैं आगे क्या करना है। तो 3 वेरिएबल का इस्तेमाल है, लाइन एक्स, लाइन वाई, लाइन जी। तो लाइन जी आखिरी वाली लाइन को होल्ड करेगा, लाइन वाई ये वाली लाइन को होल्ड करेगा सेकेंड लास्ट को, और लाइन एक्स जो है वो इस वाली लाइन को होल्ड करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर आते हैं तो क्या करें। सबसे पहले इस तरह एल्गोरिथम लिखा हुआ था ऑलरेडी आपके लिए। आपने इसके अंदर मिसिंग चीजों को बताना था। फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है रिजल्ट। आपने लास्ट 3 को आउटपुट करना है, यानी फाइल ऑलरेडी बनी हुई है उसके रिकॉर्ड को रीड करना है। रीड करने के बाद आखिर के 3 रिकॉर्ड देने, तो आपने रीड मोड में ओपन करना होगा इस फाइल को। अंग्रेजी में लिखना है तो ओपन द फाइल रिजल्ट डॉट टी एक्स इन रीड मोड। कब तक लूप चलाएंगे, एक लूप भी होगा उस वक्त तक जब तक कि फाइल एंड ना हो जाए। तो एंड ऑफ फाइल रिजल्ट डॉट टी एक्स लिखते हैं इस तरह से, या खाली एंड ऑफ लिखें या एंड ऑफ फाइल भी लिखें तो भी चलेगा। यानी पूरा वर्ड लिखें या एब्रीविएशन लिखें चलेगा। फिर क्या करना है, फाइल से रिकॉर्ड को रीड करके लेकर आना है। ये इसकी बात कर रहा है कि रीड करो नेक्स्ट लाइन को, यानी एक के बाद एक लाइन, पहले ये वाली लाइन रीड होगी और फिर इसको लाके स्टोर करेगा दिस लाइन में। और ये जो सेट ऑफ लाइन है ये सीक्वेंसिंग के लिए इसने, ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहे। लाइन एक्स को वाई में डाल रहा है, वाई को जेड में डाल रहा है, और जेड को दिस लाइन में डाल रहा है। तो ये बात आपको समझने में इस तरह आएगी कि मान लें कि आप आगे चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए। सही है। और अब लास्ट वाली लाइन ये वाली रीड हुई है, आखिरी वाली लाइन रीड हुई है। जब आखिरी वाली लाइन रीड हुई है तो वो पड़ी होगी किसमें, दिस लाइन में। हमारी इंटेंशन क्या थी, हमें ये डालना है जेड में, ये डालना है वाई में, और ये डालना है इससे ऊपर वाला एक्स में। ठीक है। तो यहाँ पे इस पार्ट को आप इस तरह समझिए कि पहले फाइल ओपन होगी तो कर्सर आपका पहले रिकॉर्ड पे आ जाएगा। ग्रे बॉर्डर मैंने दिखाया कि कर्सर पहले रिकॉर्ड पे आ गया। जब भी आप ओपन करते हैं कर्सर पहले रिकॉर्ड पे आ जाता है। कब तक लूप चलेगा, लूप अंटिल एंड ऑफ फाइल, यानी आगे लूप चलाना है हमने, लूप ऊपर से चले और एंड तक चले। रीड द लाइन यहाँ से लेके स्टेप नंबर 6 तक, ये 3 to 6 जितने भी स्टेप्स हैं इस लूप के अंदर हैं। जब पहली बार इस लाइन पे आएगा, रीड करेगा एक लाइन को, तभी आप लाइन नंबर 1 पे तो ये लाइन रीड होगी, उसको उठा के डाल देगा दिस लाइन में, तो इसके कंटेंट रीड होंगे और दिस लाइन में चला जाएगा। उसके बाद ये कहता है असाइन लाइन वाई टू लाइन एक्स, जो वाई में पड़ा हुआ था वो एक्स में डाल दो। वाई में कुछ भी नहीं है, मतलब ब्लैंक है, तो ये समझो ब्लैंक ही ये एक्स में डाल रहा है। उसके बाद कहता है असाइन लाइन वाई टू लाइन जेड, जो वाई में पड़ा हुआ है वो जेड में डाल दो। लाइन जेड टू लाइन वाई, सॉरी, तो जो जेड में पड़ा हुआ है, जेड में भी कुछ नहीं है, खाली है, तो इसको उठा के डाल दो किसमें, लाइन वाई में। तो लाइन वाई में डाल दिया, इसी पे ओवरराइट हो गया, ब्लैंक हो जाएगा ये।
असाइन दिस लाइन टू लाइन जेड, जो दिस लाइन में पड़ा हुआ है वो जेड में डाल दो, मतलब ये जेड में आ जाएगा। तो ऊपर ओवरराइट हो गया, ये पुरानी जेड का डेटा गया और इस पे ये ओवरराइट हो गया। उसके बाद कहता है वापस ऊपर जाएं, दोबारा ऊपर आए, रीड करें। जब रीड होता है ना तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रिकॉर्ड पे कर्सर जाता है, कर्सर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा, और जब नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा तो इसके कंटेंट उठा के डाल देगा किसमें, यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है कि दिस लाइन में डालो, तो ये कंटेंट उठा के डाल देगा दिस लाइन में। उसके बाद कह रहे हैं असाइन लाइन वाई टू लाइन एक्स, जो वाई में है वो एक्स में डाल दो, तो वाई में ब्लैंक था तो ये एक्स में आ जाएगा। फिर कहता है लाइन जेड टू लाइन वाई, जो जेड में था वो वाई में डाल दो, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जो दिस लाइन में वो जेड में डाल दो, जो दिस लाइन में था, दिस लाइन में लाइन टू थी वो जेड में आ जाएगी। उसके बाद ये कहता है फिर से ऊपर जाए, फिर से नेक्स्ट लाइन रीड करेगा, और जब नेक्स्ट लाइन रीड करेगा तो ये वाली लाइन रीड होगी, लाइन नंबर 3। और उसके बाद ये कह रहा है रीड होने के बाद इसका जो कंटेंट है वापस से जब ये रीड हुआ तो दिस लाइन में चला जाएगा, मतलब लाइन नंबर 3 इधर आ जाएगा। उसके बाद ये कहता है लाइन y के कंटेंट को x में डालो, तो y में जो स्टोर था वो x में आ जाएगा। उसके बाद लाइन z के कंटेंट को y में डालो, तो z के कंटेंट को y में डाल देगा। उसके बाद दिस लाइन के कंटेंट को z में डालो, तो दिस लाइन का कंटेंट जो है वो z में डाल दिया। अब आप अगर गौर से देखें तो ये जो सेट ऑफ लाइन थी इनका काम सिर्फ इतना है सीक्वेंस को मेंटेन रखना, यानी आपकी फाइल में जो भी रिकॉर्ड लेटेस्ट रीड हुआ है, लेटेस्ट अगर ये रीड हुआ है तो ये जो है जेड पे आना चाहिए, ये जो है वाई में आना चाहिए, और ये जो है इधर आना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। अगर आप देखें जो आखिरी लाइन रीड हुई है वो लाइन 3 थी, वो इधर आ गई है जेड में। उससे ऊपर वाली लाइन जो थी वो इधर आ गई है वाई में, और उससे ऊपर वाली लाइन जो थी वो इधर आ गई है एक्स में। इसका काम सिर्फ इतना है इन लाइन का कि लेटेस्ट लाइन को जेड में रखना और बाकी को पीछे पुश करते जाना, सही है। सो ये सीक्वेंस को, ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए, टू कीप द ऑर्डर सेम एज यू हैड इन द फाइल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। और इसी तरह से आपका प्रोग्राम जो है वो चलता चला जाएगा, क्योंकि लूप के अंदर है, फिर आफ्टर द लूप ये क्लोज करेगा। जैसे आप क्लोज करते हैं तो आपका कर्सर जो होता है वो बिल्कुल एंड पे आ गया, तो फाइल यहाँ पे क्लोज हो गई, ये फाइल मेमोरी से निकल गई। जब नेक्स्ट टाइम अगर अगर सपोज आपको कभी ऐसा भी करना होता है कर्सर को दोबारा पहले रिकॉर्ड पे लेके जाना है, तो आप क्या करें, फाइल को क्लोज करके फिर से ओपन कर लें। जब दोबारा ओपन करते हैं तो कर्सर वापस से रिकॉर्ड नंबर 1 पे आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इस तरह ये इसको आप कोड आपको जो है वो समझ आ गया होगा। विल कंटिन्यू विद दिस। ये 3 लाइन का ताल्लुक इससे, ये एक्स हो गया, ये वाई बन जाएगा, और ये जेड बन जाएगा, सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आफ्टर द लूप क्लोज कर दे, जब लूप खत्म हो तो क्लोज करें, उसके बाद आउटपुट करें लाइन एक्स वाई और सी। जरूरी नहीं है कि आप ये तरीका यूज करें, इसके अलावा दूसरा मेथड भी हो सकता है, लूप वगैरह चलाकर भी काम कर सकते हैं। और वो कैसे होगा उसके लिए जो है इस वक्त वो सवाल नहीं है, वो यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। 24 का पेपर है, उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन था। वरना एक तरीका और भी होता है कि हम पहले काउंट कर लें, एक लूप लगाएं और काउंट कर लें टोटल रिकॉर्ड हैं कितने। जब टोटल रिकॉर्ड मैंने काउंट किया तो थे 20, तो मैं क्या करूं, फाइल को क्लोज कर दूं, क्योंकि जब एक मरतबा रीड करते जाऊंगा तो मेरा कर्सर आखिरी रिकॉर्ड पे आ जाएगा। अब मुझे ये पता लग गया, हर मरतबा मैं रीड करता गया, रीड करने के साथ +1 कराता गया काउंट के अंदर, तो काउंट आया 20, यानी टोटल रिकॉर्ड 20 है। मुझे आखिर के 3 प्रिंट करने हैं, तो मैं क्या करूं, जो काउंट का रिजल्ट है उसमें से माइनस कर दूं 3 और इसको काउंट में वापस डाल दूं, यानी 17 रिकॉर्ड है। या एक और वेरिएबल ले लूं, सपोज स्किप, एक वेरिएबल मैंने ले लिया स्किप, ये 17 रिकॉर्ड है जो मुझे स्किप करने हैं। फिर एक लूप चलाऊं 1 से लेकर 17 तक, 1 से 17 का लूप चलाऊं, और यहाँ पे सिर्फ मैं रीड करता जाऊं और कुछ नहीं, और आगे बढ़ता जाऊं, और लूप जो है वो वापस से ऊपर जाता जाए। फॉर का लूप लगा लें, स्किप होती जाएगी लाइन।
उसके बाद जो है आखिर के 3 रिकॉर्ड के लिए 18, 19 एंड 20 एक और लूप लगाऊं, फिर मैं आउटपुट कराता जाऊं, रीड करूं और आउटपुट करूं, रीड करूं एंड आउटपुट करूं। तो 1, 2, 3 का लूप लगेगा, क्योंकि 17 तक आप पहुंच गए थे, 17 तक आप पहुंच गए थे। और तो इसका मतलब है अब आप आगे जा रहे हैं, तो 1, 2, 3 का लूप लगाएंगे आप, क्योंकि 3 रिकॉर्ड आपको चाहिए। अच्छा, याद रहे कि जब भी रीड होता है तो कर्सर ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। ऑटोमेटिक जितनी मर्तबा इस लाइन पे आएगा रीड पे, तो कर्सर खुद ही से आगे बढ़ेगा। ठीक है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ लाइन नंबर 4, 5 एंड 6। लाइन नंबर 4, 5 और 6 का हमें पर्पस बताना है। ये कोई शॉर्टिंग नहीं हो रही है, ये कोई स्वैपिंग नहीं हो रही है। आप इसको लिखेंगे सीक्वेंसिंग, टू मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द फाइल, के टू प्रोड्यूस द आउटपुट इन द सेम सीक्वेंस। सही है। लास्ट 3 लाइंस of the file are output in the correct order. तो सेम सीक्वेंस में, सेम ऑर्डर में, ऑर्डरिंग द लास्ट 3 लाइन, और या फिर आप लिखें ऑर्डर द लाइन सो दैट दे आर इन द सेम ऑर्डर एज दे अकर इन द फाइल। सो मेंटेन द सीक्वेंस ऑफ द रिकॉर्ड एज दे वर देयर इन द फाइल। अंग्रेजी ठीक लिखेंगे तो ये आपको मार्क मिल जाएंगे। इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट आप लिखें तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। द रिक्वायरमेंट चेंजेस इन द एल्गोरिथम विल नाउ आउटपुट द 3 लाइन फ्रॉम द फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन लाइन नंबर। अब आपको जो है कोई सी भी लाइन नंबर, जैसे मैंने बोला मुझे 3 से चाहिए, कितनी लाइन, आउटपुट 3 लाइन फ्रॉम द फाइल स्टार्टिंग फ्रॉम एनी गिवन नंबर। अगर मैंने 3 लिख दिया तो 3 से आगे 3 लाइन दे दे, 3, 4 एंड 5, इस तरह से। द मॉडिफाइड एल्गोरिथम विल बी इम्प्लीमेंटेड एज फंक्शन विल टू व्हाट बी कॉल्ड विद एन इंटीजर पैरामीटर। तो आपको एक पैरामीटर चाहिए होगा रिप्रेजेंटिंग द गिवन लाइन नंबर, जो ये लाइन नंबर बताए। आउटपुट करे 3 लाइन स्टार्टिंग द गिवन लाइन, तो आउटपुट करना है 3 लाइन इंक्लूडिंग द वन यू हैव एंटर्ड, तो 3, 4 एंड 5। रिटर्न करे ट्रू इफ द 3 लाइंस आर आउटपुट, और फॉल्स if it was not possible to output the 3 lines, excuse me। अगर आउटपुट हो जाए 3 लाइन तो रिटर्न कर दे ट्रू, वरना रिटर्न कर दे फॉल्स। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्राइब द चेंजेस। तो आपको चेंजेस क्या करने होंगे? ऐसी सूरत में आपको बताना है कि आपको जो है यहाँ पर जो है पैरामीटर, अगर ये कोई प्रोसीजर है तो आपको पैरामीटर चेंज करना पड़ेगा, लूप लेना पड़ेगा, लूप अंटिल द गिवन लाइन नंबर बिकम्स -1, और या एंड ऑफ फाइल जब तक ना हो जाए। एंड ऑफ फाइल हो जाए तो इसका मतलब रिटर्न कर दे फॉल्स। आपने फाइल ओपन की और आप खड़े एंड ऑफ फाइल पे, मतलब फाइल खाली है, तो ये इसका मतलब है यहाँ से फॉल्स रिटर्न कर दे, कुछ आउटपुट नहीं हुआ। लूप फॉर द 3 लाइन, आपने एक लूप लगाना होगा ताकि 3 लाइन प्रिंट हो जाए। सही है। वो 3 लाइन कहाँ से? जहां से भी आपको चाहिए होगा वहां से, लेकिन 3 लाइन चाहिए, इसलिए एक लूप होगा जो टोटल 3 लाइन प्रिंट करे। और उसके बाद रिपीट स्टेप नंबर 4 to 5, जो ऊपर स्टेप नंबर 4 to 5 दिए थे वो हमें चाहिए। तो बोलते हैं ये जो रिपीट स्टेप नंबर 4 to 5 है, सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो लाइन उसी सीक्वेंस में आए। और रीड लाइन एंड आउटपुट इट इफ द एंड ऑफ फाइल इज रीड देन रिटर्न फॉल्स। अगर तो रीडिंग के दौरान ही काउंटिंग भी करते जाएं, कीप अ काउंट, अगर वो काउंट 3 से कम है तो भी रिटर्न कर दे फॉल्स, क्योंकि पूरे रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हुए। एंड आफ्टर आउटपुटिंग द रिक्वायर्ड लाइंस रिटर्न ट्रू। अगर लाइंस हो गए पूरे 3 प्रिंट तो फिर रिटर्न कर दे ट्रू। ऑर्डरिंग ऑफ द लाइंस नो लॉन्गर नीडेड। तो ऑर्डरिंग ऑफ द लाइन चाहिए नहीं है, तो ये वाला स्टेप आप चाहें तो काट सकते हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं है। फिर ऑर्डरिंग अगर हमें नहीं चाहिए तो ये लाइन हम निकाल दें, स्टेप 4, 5, 6 की हमें जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है रिपीट ऑफ 4 and 5 फॉर 3 लाइंस, ये वाला जो है आप जो है निकाल सकते हैं इससे सीक्वेंस। बस सिर्फ इतना लिखेंगे लूप फॉर 3 लाइंस ओनली। ठीक है। तो ये जो है आपके पास मार्क स्कीम का ये वाले पॉइंट्स आपने लिखने हैं, या फिर आपको ऑल्टरनेट सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है कि इस तरह आप करें कि लूप अंटिल द गिवन लाइन नंबर, जहाँ पे गिवन लाइन नंबर है उसमें +2 कर लें, ताकि गिवन लाइन भी आए और उससे आगे की 2 लाइनें भी आए। और ये जो गिवन लाइन नंबर है ये कहाँ से आएगा? ये आएगा पैरामीटर से। पैरामीटर यूं भी लिख सकते हैं कि जो पैरामीटर की वैल्यू है वो लाइन नंबर आए और उसके आगे से 2 आए, यानी आपका पैरामीटर है 3, तो लाइन नंबर 3 आए, 4 आए और 5 आए। तो 3 तो हो गया पैरामीटर, 4 and 5 जो है ये दो, ये हो गई 2 मोर लाइन। उसके बाद और एंड ऑफ फाइल इज रीच, तो अगर एंड ऑफ फाइल आ जाए तो बार रिटर्न कर दे फॉल्स एंड ऑफ फाइल के रीच होने पे, वरना क्या करे फाइल को रीड करे लूप के अंदर। लूप के अंदर रीडिंग होगी है, जब ये 3 लाइन रीड होने जा रही होंगी तो लूप के अंदर रीडिंग होगी। और कंटिन्यू टू ऑर्डर द लास्ट 3 लाइंस रीड, तो आप सीक्वेंस में इसको जो है वो जब रीड करते जाएंगे तो आउटपुट करते जाएं ताकि सीक्वेंस रहे मेंटेन। और इफ फॉल्स नॉट रिटर्न
आउटपुट जो रिक्वायर्ड 3 लाइन, अगर वो 3 लाइन आउटपुट नहीं हुई है तो रिटर्न कर दे फॉल्स, वरना रिटर्न कर दे ट्रू। तो यहाँ पर था डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब द चेंजेस, तो अंग्रेजी में लिखना है इसको डिस्क्राइब करने की जब बात कर। अगर वो कहता है प्रोसीजर चेंज करके बताओ, तो फिर आप प्रोसीजर चेंज करके बताते हैं। यहाँ से हम पहुंच गए जनाब। प्रोग्राम इंक्लूड्स द फॉलोइंग असाइनमेंट स्टेटमेंट रिजल्ट str number x divide by str number to y. When a program evaluates the expression in the statement, it performs the calculation. Variable result is of type real and variable x y are type of string. तो रिजल्ट का जो वेरिएबल था इसकी टाइप तो रियल है, और ये जो x था इसकी टाइप, और ये जो y था इसकी टाइप इसने बताया स्ट्रिंग थी। जब भी इसने इसको कन्वर्ट किया है, डिवीजन हो रही है, ये डिवीजन हो रही है, डिवीजन के लिए इसने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग टू नम पे, यानी स्ट्रिंग को पहले कन्वर्ट करो नंबर पे और फिर डिवाइड करो। 2 चेक्स आर रिक्वायर्ड बिफोर द कैलकुलेशन इज परफॉर्म। 2 चेक आपको चाहिए इससे पहले कि कैलकुलेशन हो। कौन सी चेक्स हैं वो? 2 स्ट्रिंग रिप्रेजेंट न्यूमेरिक वैल्यूज, ये जो 2 स्ट्रिंग है एक्स और वाई, अगर एक्स के अंदर 24 है और वाई के अंदर 2 है, तो इसका मतलब है जब ये एस टी आर टू नम होगा तो ये 24 हो जाएगा, डिवाइड करेगा एस टी आर टू नम करके वाई को, यानी वाई की वैल्यू को कोटेशन हटा देगा क्योंकि एस टी आर टू ये नंबर पे कन्वर्ट हो गया, और डिवाइड आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये डिवीजन तो पॉसिबल है। मगर वो कह रहे हैं 2 स्ट्रिंग रिप्रेजेंट वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू, वैलिड न्यूमेरिक वैल्यू थी, यानी कि जब आपने कन्वर्ट किया तो वैलिड बन गई। लेकिन क्या अगर तो यहाँ पर कोई लेटर होता, यहाँ पर इस तरह के लेटर होते तो आपकी कैलकुलेशन हो सकती है? अब नहीं हो सकती क्योंकि ये स्ट्रिंग है। जब ये कन्वर्ट होगा तो न्यूमेरिक वैल्यू इसको मिलेगी नहीं, तो एस टी आर टू कन्वर्ट ये ठीक नंबर तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो न्यूमेरिक वैल्यू। दूसरा चेक क्या लगाना है? दूसरा चेक ये लगाना है कि ये जो y हो, अगर तो ये y 0 हुआ तो इसका मतलब ये न्यूमेरिक पे कन्वर्ट होगा एस टी आर टू नम पे, एस टी आर टू नम पे जब कन्वर्ट हुआ तो 0 हो गया, और डिवीजन बाय 0 का एरर आ जाएगा। तो कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ y इज नॉट 0, कि y में 0 नहीं होना चाहिए। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ एरर दैट कुड अकर, क्या एरर आ सकता है इफ दीस चेक्स आर नॉट कैरिड आउट एंड स्टेट कॉज ऑफ दिस एरर, तो क्या एरर आएगा? तो ऑब्वियसली डिवीजन बाय 0 जो है वो रन टाइम एरर आ जाएगा, डिवीजन बाय 0, ऑपरेशन इज अटेम्प्टेड, या बोले अटेम्प्ट टू कन्वर्ट अ नॉन न्यूमेरिक स्ट्रिंग टू अ नंबर, या फिर कोई स्ट्रिंग होगा जिसको आप कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो इस एरर को आप कहेंगे, इसकी टाइप है रन टाइम एरर। ये एरर जो है, ये प्रोग्राम जब आप रन करेंगे उसके बाद आपको डिवीजन जब होने जाएगी और फिर ये 0 हुआ तो वो एरर रन टाइम पे आता है। सही है, तो वो रन टाइम एरर कहलाते हैं। ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है जो पहले ही आपको बता देगा। सिंटेक्स एरर तो वो होता है आपसे लिखने में गलती हो गई, यानी एस टी आर की जगह पर आपसे टाइपो एरर हो गया एस आर टी, ये टाइपो एरर, तो ये तो डिटेक्ट हो जाता है, पहले ही पता लग जाता है। लेकिन ये जो एरर्स होते हैं, ये वाले एरर जो आर मोस्ट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ये रन टाइम के एरर्स होते हैं, और ये रन टाइम पे आ रहे होते हैं बाद में। ये इसकी वजह से आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाता है जब रन टाइम एरर आता है। द डिजाइनर कंसीडर इम्प्लीमेंटिंग चेक्स इन द कैलकुलेशन एज अ मॉड्यूल, डिजाइनर चाहता है कि इसके लिए एक मॉड्यूल लिखे, एक प्रोसीजर लिखे या फंक्शन लिखे। वन रीजन फॉर दिस इज दैट द सेम चेक्स एंड कैलकुलेशंस आर परफॉर्म एट सेवरल प्लेसेस इन द प्रोग्राम। इसका एक रीजन ये है कि इस तरह के चेक्स और कैलकुलेशन हो रहे हैं प्रोग्राम में मुख्तलिफ जगहों पर। गिव अनदर रीजन व्हाई दिस इज सुटेबल अप्रोच, और रीजन बताना है क्यों ये सूटेबल अप्रोच है। इंस्टेड व्हाई इज अवॉइडेड बाय दिस अप्रोच, और व्हाट इज अवॉइडेड बाय दिस अप्रोच, और इस अप्रोच अगर जब आप एक मरतबा चेक लगा देंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम नहीं होगी, तो रीजन बताना है आपने। पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, आपने देखा था कि वो पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम यानी जो लाइन है कोई स्पेसिफिक काम करने जा रही है, यानी डिवीजन करने जा रही है। Calculation is changed, it is changed once, only once. Similar subroutine is already available, library routine is already available. The program is simplified, easier to understand, easier to design, easier to code. अगर आप इस तरह की चीजों को एक मॉड्यूल में लिख ले
एग्जाम में कह रहा है डिजाइनर कंसीडर्स इम्प्लीमेंटिंग द चेक्स एंड कैलकुलेशन एज अ मॉड्यूल, यानी ऊपर जो लाइन है सेट ऑफ लाइन उसके लिए एक मॉड्यूल बना लें छोटा सा। स्मॉलर मॉड्यूल जो होते हैं, एक चीज हमने पढ़ी थी डीकॉम्पोजिशन, जब प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, बड़ी होती है, तो हमने सीखा था कि उसको हम तोड़ दें, डिवाइड कर दें उसको पार्ट्स में, स्मॉलर मॉड्यूल्स में, that can be dealt easily, written easily, understand easily, tested easily, debug easily, modified, updated easily। तो जब छोटे छोटे प्रोग्राम बन जाते हैं तो स्मॉलर मॉड्यूल्स बन जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि जनाब ये सारी कैलकुलेशन स्मॉलर मॉड्यूल बन गई है, तो इससे क्या होगा, ये हर एक मॉड्यूल एक अलग अलग काम करेगा। एवरी मॉड्यूल इज टू डू समथिंग डिफरेंट। हर मॉड्यूल एक अलग बंदा लिखेगा, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी। उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करें उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो मोस्ट डिफिकल्ट हो वो सीनियर स्टाफ को दें, जो इजी हो वो जूनियर स्टाफ को दें। इस तरह आप ये भी कर सकते हैं आप कि ये तमाम प्रोग्राम को आप उठा के सेव करके एक लाइब्रेरी में डाल दें, और जो आपने आज सॉफ्टवेयर बनाया था, कंप्लीट हो गया, डिलीवर कर दिया, अगले 2-4 हफ्ते के बाद आपको एक और क्लाइंट ने कांटेक्ट किया और वो भी कुछ इस तरह की चीज चाहता है, अगर आप सिमिलर चीज चाहते हैं तो आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ लाइब्रेरी से इसको बाहर निकालें और इसको रीयूज कर लें और दूसरे के प्रोजेक्ट में आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूज करेंगे तो रीसेल भी कर सकते हैं, और फिर उसके मतलब है वन प्रोग्राम एंड डबल रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड। तो प्रोग्राम आसान हो जाता है क्योंकि लाइंस कम हो जाती हैं। एक लॉन्ग प्रोग्राम हो जो कि हजारों लाइन का था, 1000 लाइन का था, उसको आपने जब डिवाइड किया तो वो 300, 300 और 400, तो इसका डिवाइड इस तरह से किया, 300 लाइन और 300 लाइन और 400 लाइन, तो ये 400 लाइन का प्रोग्राम बन गया, 300 लाइन का प्रोग्राम है, 300 लाइन का प्रोग्राम है, इसकी हैंडलिंग आसान हो जाएगी। तो ये द प्रोग्राम इज सिंप्लीफाइड, इजियर टू अंडरस्टैंड, इजियर टू डिजाइन, इजियर टू कोड। आगे कहते हैं द मॉड्यूल टू परफॉर्म द चेक्स एंड द कैलकुलेशन विल बी इंप्लीमेंटेड एज अ फंक्शन। अब वो मॉड्यूल बनाने जा रहे हैं एक फंक्शन की सूरत में, और वो चेक्स और कैलकुलेशन उसी फंक्शन के अंदर करेगा। The function will need to return both a real and the boolean value। उसने बताया कि वो फंक्शन दोनों चीजें रिटर्न करेगा, दो चीजें रिटर्न करेगा, एक तो रियल और एक बूलियन। टू अचीव दिस रिकॉर्ड टाइप इज डिफाइंड, और ये अचीव करने के लिए उसने क्या किया कि रिकॉर्ड की टाइप बना ली और उसके अंदर दो फील्ड रख ली, फील्ड वन, फील्ड टू, डन एंड वैल्यू, एक बूलियन एक रियल है। तो अगर आप इसका कोई वेरिएबल आगे जाके बनाएंगे जैसे एक्स और उसकी टाइप आप रखेंगे रिजल्ट, अगर मैं एक्स रिटर्न कराऊं एक्स से ये दोनों चीजें मुझे मिल जाएंगी। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? एक्स एक्स क्या है, एक रिजल्ट की टाइप का वेरिएबल है, यानी जो कुछ रिजल्ट में वो किस में आ सकता है, एक्स में। तो एक्स डॉट डन, एक्स डॉट वैल्यू, तो इसका मतलब एक्स के अंदर दोनों फील्ड हैं, दोनों फील्ड हैं। इसका मतलब है कि मैं अगर एक्स रिटर्न करा दूंगा फंक्शन से तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अब आप देखें फंक्शन का हेडर जब आप लिखने जाएंगे तो उसके अंदर आपने लिखना होगा रिटर्न रिजल्ट, इस तरह की चीज लिखनी है। फंक्शन इवेल्युएट करना है जो कि दो पैरामीटर लेगा, स्ट्रिंग उनकी टाइप होगी, रिप्रेजेंटिंग द टू न्यूमेरिक वैल्यूज, उस स्ट्रिंग के अंदर दो न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा रिजल्ट विद डन एंड डन वैल्यू सेट टू फॉल्स इफ either of the following applies, at least one of the value string does not, यानी फॉल्स रिटर्न करे कब, जब दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू ना हो, या फिर कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग वैल्यू y इज 0, या फिर y के अंदर 0 हो। इसका मतलब है ऊपर जो हमने दोनों स्ट्रिंग डिस्कस किए थे x एंड y, अगर तो उसके अंदर कोई लेटर आ जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये प्रॉब्लम थी, या y अगर 0 हो गया तो भी प्रॉब्लम है, तो वो फॉल्स रिटर्न कर दे। फॉल्स किसके अंदर, फॉल्स रिटर्न करे डन के अंदर, ये डन में फॉल्स रिटर्न करे, वरना क्या, अदरवाइज रिटर्न वेरिएबल टाइप रिजल्ट डन फेल टू सेट टू ट्रू, वरना फिर क्या करे, इस डन के अंदर ट्रू आ जाए और वैल्यू असाइन, तो असाइन द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मूला, और वैल्यू के अंदर क्या चला जाए, रिजल्ट आ जाए, इसके अंदर रिजल्ट आ जाए डिवीजन का। तो आई होप कि आपको सवाल की समझ आ गई हो कि सवाल को ठीक समझना आना चाहिए वरना प्रॉब्लम आएगी। आपको सीडो कोड लिखना है तो यहाँ पर सीडो कोड लिखा नम str1 str2, ये दो स्ट्रिंग हो गए जो कि रिटर्न करेंगे क्या, रिजल्ट, यानी ये फंक्शन रिटर्न करेगा रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब है कि ये रिजल्ट रिटर्न हो रहा है। जब रिजल्ट की टाइप टाइप बतानी होती है ना कि इंटीजर रिटर्न करेंगे या रियल रिटर्न करेंगे, तो रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है दो डेटा अपने साथ, दो फील्ड लेके जाएगा ये, सही है। उसके बाद रिजल्ट की जो टाइप है
अपने प्रोग्राम में इस टाइप को, अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए है, मैं समझा दूं कि इस टाइप को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर आपको जिस तरह वेरिएबल बनाते हैं, डिक्लेयर, आप कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आप लिखते हैं डिक्लेयर एक्स कॉलन इंटीजर। तो आप डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हो तो आप कहते हैं एक्स जो है वो एक वेरिएबल बन गया इंटीजर टाइप का। यहाँ पर इंटीजर टाइप नहीं है, यहाँ पर जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो है रिजल्ट। मगर एक्स एक अच्छा वेरिएबल नहीं है, एक्स से बेहतर वेरिएबल चाहिए, तो एग्जामिनर यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं क्या, रेट वेल। उसने एब्रीविएशन बना लिया कि रिटर्न करेगा ये आगे जाके वैल्यू, रेट वेल रिटर्न रिजल्ट करेगा ये। आप कुछ और भी रखना चाहें, रेट रिजल्ट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन टाइप रिजल्ट लिखना मस्त है। अब यहाँ पर जनाब रिजल्ट की टाइप का ये बन गया रेट वेल, यानी जो कुछ इस रिजल्ट में था वो अब किस में आ गया है, इसके एक वेरिएबल रेट वेल के अंदर। रेट वेल की टाइप अब ये हो गई है रिजल्ट। इसका मतलब है इसके अंदर दोनों फील्ड आ गई है अब रेट वेल के अंदर। आगे चलते हैं। रेट वेल डन को पहले कर दिया फॉल्स क्योंकि अभी पता नहीं है। तो उसके बाद चेक किया इस न्यूमेरिक, क्या ये न्यूमेरिक है, इस नम क्या करता है, इस नम किसी भी स्ट्रिंग को यहाँ पे डालते हैं, इसके अंदर किसी भी स्ट्रिंग को डालते हैं तो ये बताता है कि अंदर स्ट्रिंग के क्या है, इज इट अ नंबर, ये चेक करता है। आपको अगर नहीं मालूम तो यहाँ पर आइए इस नम को चेक करें। जब भी फंक्शन का इस्तेमाल आपको करना हो और आपको याद ना आ रहा हो तो आप इंसर्ट का जरूर सहारा लें। इस नाम अंदर देखें कोटेशन में आपने लिखा है एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन अगर अंदर एबीसीडी होता तो ये रिटर्न करता फॉल्स। तो इस नम का काम सिर्फ इतना था, कोटेशन के अंदर चेक करेगा क्या नंबर है या नहीं। लेट्स गो बैक, यहाँ से वापस आते हैं। तो इसने स्ट्रिंग वन को भी चेक किया कि अगर स्ट्रिंग वन में भी नंबर है ये भी ट्रू है, और स्ट्रिंग टू भी नंबर रखता है वो भी ट्रू है, यानी दोनों का ट्रू होना मस्ट है। तो इसका मतलब है ये दोनों नंबर रखते हैं। अब क्या करें हम, अगर नंबर ये तो डिसाइड हो गया कि हाँ जी इनमें नंबर है, तो उन नंबर को हमने कहीं स्टोर भी कराने है कन्वर्ट करके, तो हमने क्या किया str टू नम करके दोनों को हमने कन्वर्ट करा के अलग अलग वेरिएबल में डाल दिया, नम वन एंड नम टू में। फिर हमने दूसरा चेक, पहला चेक तो हो गया कि दोनों नंबर हो, दूसरा चेक ये था कि नंबर टू की जो वैल्यू है, यानी यानी सेकंड पैरामीटर जो था, जो y था ऊपर, सेकंड पैरामीटर यहाँ पे डिवीजन होगी, नंबर वन ये x था, x को y से डिवाइड करना है, नंबर वन str को डिवाइड करना है नम str2 से, नम str1 इज टू बी डिवाइडेड बाय नम str2। तो ये जो नम str2 है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये चेक हो रहा है कि इसके लिए वेरिएबल अभी हमने क्या लिया था, नम str2 को हमने डाला था नम टू में, तो ये हम चेक कर रहे हैं नम टू जीरो तो नहीं है। अगर नम टू जीरो नहीं है तो फिर ये डिवीजन करने जा रहे हैं कि हाँ ठीक है अब सब चीजें सही हैं, अब सब चीजें सही हैं कि आपके पास नंबर भी चेक हो गया, नंबर कन्वर्ट भी हो गया, और वो नंबर टू जो है वो जीरो भी नहीं है, तो फिर डिवीजन कर दो, डिवीजन कर दो। और डन में रिटर्न का जो डन है रेट वेल का, रेट वेल के दो दो फील्ड है, रेट वेल वैल्यू और रेट वेल डन। तो एक में रिजल्ट चला जाएगा और एक में ट्रू चला जाएगा कि डिवीजन हो गई। और यहाँ पर ये बात खत्म हो गई, ये स्टैंड अप आ गया, ये स्टैंड अप आ गया, और जाते हुए ये रिटर्न कर देगा रेट वेल को। रेट वेल क्या, रिकॉर्ड का वेरिएबल है। जब ये रिटर्न होगा तो अपने साथ दोनों रिजल्ट ले जाएगा, ये दोनों वैल्यूज दोनों चीजें ले जाएगा, वैल्यू भी और डन भी इसके अंदर ही है। तो रेट वेल इस तरह से ये रिटर्न करके यहाँ से निकल जाएगा। तो मैं एक और एपिसोड इसकी बनाता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होगी। इस एपिसोड को मैं यही एंड करता हूँ और दूसरी एपिसोड पे मैं जाऊंगा। ओके, so take good care of yourself. We did all these difficult questions yesterday. कुछ हमने टाइम टू टाइम पहले क्लास में भी डिस्कस किए। Yeah, this was the question left. चेक मार्क ये ऑलरेडी हम बना चुके थे कल, और चेक मार्क में हमने ये कहा था कि जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज में +2 -2 किया था हमने। तो ग्रेड बाउंड्रीज ऑलरेडी एक ग्लोबल एरे थी और उसके अंदर ग्रेड बाउंड्री में हमने -2 एंड +2 किया था, तो लोअर अपर हुआ था। और फिर हमने जो मार्क्स यहाँ से पैरामीटर से एंटर हुए थे, उस पैरामीटर वाले मार्क्स को हमने चेक किया था कि विद इन लोअर एंड अपर की रेंज में है कि नहीं है। अगर है तो रिटर्न करा रहे थे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न करा रहे थे फॉल्स। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इस काम को करने का एक और तरीका दूसरा ये था कि ग्रेड बाउंड्रीज में अगर एग्जामिनर आपको कहता है कि
जो भी पर्टिकुलर ग्रेड बाउंड्री है, हर ग्रेड बाउंड्री से -2 और +2 आप करें तो रिटर्न ट्रू होना चाहिए। तो ये आप मैच कर रहे हैं कि आपने -2 +2 इस तरह करा के और रिटर्न ट्रू कराया था। दिस वाज एन ऑल्टरनेट मेथड, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, ये आपको समझ आ गया होगा क्योंकि कल हमने इस पर बात की थी। A second module is defined, called with the parameters of type integer representing the number of candidate marks in the result array। तो ये कॉल्ड होगा पैरामीटर के साथ जिसकी टाइप होगी इंटीजर और उसके अंदर होंगे कैंडिडेट मार्क्स जो रिजल्ट एरे के अंदर थे। चेक ऑल यूजेस चेक मार्क टू चेक ईच कैंडिडेट मार्क। तो चेक मार्क जो पहले था वो उससे पहले वाले पार्ट में जो चेक मार्क का मॉड्यूल था वो फिर से यूज होगा यहाँ पर सेकंड मॉड्यूल के अंदर, फिर से उसको यूज करेंगे और चेकिंग उसी के थ्रू करेंगे। फॉर ईच पेपर दैट नीड्स टू बी चेक्ड, राइट द करस्पॉन्डिंग कैंडिडेट आईडी ऑन अ सेपरेट लाइन। और हमने चेक करना है मार्क्स अगर विद इन द लिमिट है तो फिर हमने उसका कैंडिडेट आईडी जो है वो एक दूसरी फाइल में सेव कराना है, राइट कराना है, और उस फाइल का नाम है GR लिस्ट। तो ये जो प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं ये फाइल में राइटिंग करेगा, तो इसका मतलब है इसको पहले ओपन करेंगे राइटिंग मोड में और आउटपुट करेंगे मैसेज विद काउंट ऑफ हाउ मेनी पेपर नीड्स टू बी चेक। और जितने रिकॉर्ड हम राइट करते जाएंगे तो वो पेपर होंगे जिसको हमने चेक करना है, तो वो उसका काउंट भी हमें चाहिए साथ साथ। तो GR लिस्ट फाइल का नाम है। तो सबसे पहले हम फाइल को ओपन करेंगे। पहले तो ये कि प्रोसीजर बना रहे हैं और चेक ऑल एंड सीनम, जो मार्क्स नंबर यहाँ से आएंगे। सीनम क्या चीज है? व्हाट इज सीनम? पैरामीटर टाइप ऑफ इंटीजर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कैंडिडेट मार्क्स। एक मार्क नहीं है, इन द रिजल्ट एरे, जितने रिजल्ट एरे के अंदर थे वो सारे यहाँ से पास ऑन हो जाएगा सीनम। उसके बाद यहाँ पर हम आ रहे हैं, ओपन कर रहे हैं फाइल। तो ये फाइल जो ओपन हुई है माने के ब्लैंक फाइल है, इसमें अभी कुछ भी नहीं है और इसको राइट करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार राइट होने जा रही है और इस फाइल का नाम है GR लिस्ट। उसके बाद हम कह रहे हैं फॉर 1 to सीनम। यहाँ पे अगर वैल्यू सपोज आई है 5, इसका मतलब है टोटल 5 रिकॉर्ड्स हैं जिनको हमने चेक करना है। अगर यहाँ पर हो जाता है 15 तो इसका मतलब टोटल 15 रिकॉर्ड है उस एरे के अंदर जिसको हमने चेक करना है। अगर हो जाता है 115 इसका मतलब है टोटल 115 रिकॉर्ड है। जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो मैं इसको 115 नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या लिमिट थी उस एरे की, बट चलो 15 है सपोज। तो ये क्या करेगा? फॉर इंडेक्स 1 to सीनम, तो ये 1 से लेके सीनम तक यानी 15 तक का लूप चलाएगा यहाँ पर। अब 15 रिकॉर्ड में करने क्या जा रहा है? कह रहे रिजल्ट में जाओ और रिजल्ट में इंडेक्स, तो इंडेक्स चेंज होता रहेगा। इंडेक्स पहली बार 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। यानी ये डबल डायमेंशनल एरे रिजल्ट की जो ऊपर दिखाई थी एग्जामिनर ने, और उस डबल डायमेंशनल एरे के अंदर हम रो नंबर चेंज करते हुए जा रहे हैं आगे इस तरह, और हम जा रहे हैं रो नंबर 15 तक। मगर इसमें कॉलम 2 थे, तो इसमें जो कॉलम है वो कौन कौन सा है? एक कॉलम हो सकता है 0 या 1 हो, या 1 हो या 2 हो। तो लेकिन हम कौन से कॉलम को यूज कर रहे हैं? हम कॉलम 1 को यूज कर रहे हैं। कॉलम 1 में क्या है वो एग्जामिनर ने ऊपर पिक्चर दिखाई थी, चले वापस चलते हैं, लेट्स गो बैक एंड चेक। वो कह रहे हैं रॉ 4 अगर ये है और इसका कॉलम 1 ये है तो इसमें मार्क्स स्टोर्ड है। इसी तरह रॉ 5 अगर नेक्स्ट रॉ है, उसका कॉलम 1 है तो इसमें मार्क्स स्टोर्ड है। तो 1 में मार्क्स स्टोर्ड है और 2 के अंदर, रॉ 4 के कॉलम 2 के अंदर ये कैंडिडेट नंबर है, रॉ 5 के कॉलम 2 के अंदर ये कैंडिडेट नंबर है, तो ये कॉलम 2 है। तो इस तरह से आप ये समझेंगे ये 2D एरे एग्जामिनर ने दिखाई है जिसके कॉलम 1 में मार्क है और जिसके कॉलम 2 में आईडी है। 1 में मार्क है और 2 में आईडी है। सही है, तो ये इसकी क्लियर पिक्चर इसने बड़ा डिटेल में डिस्कस करके दिखाया, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज कर दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। ये है कि ये मार्क्स जो है ये पहले कॉलम में है और आईडी जो है ये दूसरे कॉलम में। हम किसको चेक कर रहे हैं? उस सेकंड मॉड्यूल में जिस पे हम काम कर रहे हैं, हम उसमें मार्क्स को चेक कर रहे हैं, यानी इस कॉलम को चेक कर रहे हैं। और इसमें हम हर मार्क पे जाएंगे, इस तरह 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर हम 15
नंबर की रो तक जाएंगे और सारे मार्क्स को चेक करेंगे। ये काम हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आया तो इसने पहले मार्क को, जो यहाँ पर जो भी मार्क्स है, पहले मार्क जो थे, फर्स्ट मार्क जो भी था, जैसे 57 था सपोज, तो ये रिजल्ट की एरे है। रिजल्ट की एरे ये है, इसके इंडेक्स नंबर 1 पे आया तो इंडेक्स नंबर 1 ये है। इंडेक्स नंबर 1 से जो डेटा है 57 वो उठाया और उसको उठा के एक और वेरिएबल में रखा, दिस मार्क। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो चेक मार्क का मॉड्यूल था, यहां से उसको कॉल कर रहे हैं इफ चेक मार्क, और चेक मार्क को ये सप्लाई कर रहे हैं दिस मार्क। दिस मार्क कितना था? 57। अभी इसको भेजेगा वहां पे चेक मार्क। तो वो चेक मार्क जो था वो क्या कर रहा था? वो -2 n + 2 बाउंड्रीज चेक करेगा, -2 n + 2। अगर ये इस बाउंड्री के अंदर मार्क्स होते हैं तो बोलता है फिर ये ट्रू है। और अगर ये रिटर्न करता है, ये फंक्शन अपने साथ रिटर्न करके लाएगा ट्रू। अगर ट्रू से मैच हो जाता है, हम चेक कर रहे हैं क्या इसने ट्रू रिटर्न किया, मतलब विद इन द बाउंड्री है, ट्रू रिटर्न किया। अगर ट्रू रिटर्न किया तो इसका मतलब है ये मार्क्स वैलिड है। और हमें इसके कैंडिडेट नंबर को, यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है, जो भी नंबर है यहाँ पर, इस कैंडिडेट नंबर को हमें फाइल में राइट कराना है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं राइट का मतलब है सेव, कि सेव करो, और सेव करो इस फाइल के अंदर। और क्या सेव करो? क्योंकि जो फाइल होती है वो टेक्स्ट फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल में आपने स्ट्रिंग बना के राइट करना होता है, इसलिए हम नम टू स्ट्रिंग कर रहे हो। किसको कर रहे हैं? कि रिजल्ट में जाओ, रिजल्ट में कहा जाओ? इंडेक्स। इंडेक्स तो वही रहेगी रो नंबर 1। रो नंबर 1 के कॉलम नंबर 2 का मतलब है ये, क्योंकि ये कॉलम नंबर 2 है और ये मार्क वाला कॉलम नंबर 1 था। तो ये इसको राइट कर रहा है, और जब राइट कर लेगा तो काउंट +1 कर रहा है कि एक रिकॉर्ड उसने राइट कर दिया तो काउंटिंग हो जाएगी। और इस तरह ये काम इसने करना है बार 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 बार, सेवरल नंबर ऑफ टाइम, 15 टाइम ये प्रोसेस पूरा रिपीट होगा। और फिर उसके बाद जो है फाइल क्लोज कर देगा और फिर एंड में प्रिंट करेगा देयर आर काउंट, जितने भी काउंट होंगे। हो सकता है ऐसे जिसमें वैलिड मार्क्स हो, वैलिड मार्क्स सपोज करें 6 है, तो काउंट का रिजल्ट अगर 6 है तो यहाँ पे देगा देयर आर 6 पेपर्स टू चेक। ये 6 रिकॉर्ड जो होंगे फाइल के अंदर राइट कर देगा। तो इस तरह 1 2 3 4 5 6, अगर 6 रिकॉर्ड में वैलिड मार्क्स थे, विद इन द लिमिट थे, तो ये 6 रिकॉर्ड जो है राइट करने हैं। आई होप you must have understood this question now। खासा टेक्निकल था ये, और खासा एग्जामिनर ने घुमाया था कि, और ये करता है एग्जामिनर के एक मॉड्यूल में दूसरे मॉड्यूल को कॉल करता है। तो ये मॉड्यूल बनाने जा रहा था चेक ऑल, यानी प्रोसीजर बनाने जा रहा है, और उस प्रोसीजर के अंदर कॉल कर रहा है एक और फंक्शन को जो इसने इससे पीछे वाले पार्ट में बनाया है। तो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो अब इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक सवाल की किसी पार्ट में आपसे वो बनवाएगा फंक्शन या प्रोसीजर, और फिर उसके दूसरे पार्ट में उसको कॉल करवाएगा। और हो सकता है 2 फंक्शन बनवाए, एक पार्ट ए में बनवाए, एक पार्ट बी में बनवाए, पार्ट सी में दोनों को कॉल करे। तो नाउ दे कैन बी कनेक्टेड क्वेश्चन। एंड ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट टाइम नहीं आए, पहले भी आए, और आपने मेरे पास पेपर्स के वीडियोस देखे होंगे पुराने भी, और नहीं देखेंगे तो आप जाके रेफर करना। इस तरह के कनेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पास पेपर के अंदर। एंड दिस वाज द क्वेश्चन इन इट। आगे कहता है द रिक्वायरमेंट चेंजेस इंस्टेड ऑफ अ न्यू फाइल, कि बोल रहा है अब नई फाइल बनानी नहीं है, फिर क्या करना है? द मॉड्यूल डिस्क्राइब्ड इन पार्ट बी, जो पार्ट बी में अभी हम काम करके आ रहे हैं, नीड्स टू ऐड द करस्पॉन्डिंग कैंडिडेट डिटेल। बोल रहा है जो पुरानी फाइल है, पुरानी फाइल में अगर पहले से 3 रिकॉर्ड है तो उसी के अंदर ऐड हो जाए, ऐड द करस्पॉन्डिंग डिटेल। तो जो पुराने रिकॉर्ड है वो इंटैक्ट वैसे ही रहे, और उसमें नया रिकॉर्ड जाके ऐड हो जाए फॉर ईच पेपर दैट नीड्स टू बी चेक टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। एक एग्जिस्टिंग फाइल में फर्दर आपको न्यू रिकॉर्ड ऐड कराना है। एक्सप्लेन द चेंज दैट विल नीड टू बी मेड टू चेक ऑल। तो चेक ऑल में आप क्या चेंज करेंगे? तो चेक ऑल के अंदर आप इतना सा चेंज करेंगे कि यहाँ पर जो ये राइट है, इस मोड को आपने चेंज करना होगा, और इस मोड को आप क्या कर देंगे? अपेंड कर देंगे। क्योंकि अपेंड के अंदर मैंने बताया था कि जो पुराने रिकॉर्ड होते हैं वो वैसे ही रहते हैं प्री स्टोर्ड, और उसके आगे से सेव होना शुरू हो जाते हैं। अगर राइट होती है, अगर राइट मोड में आप फाइल ओपन करते हैं, तो एग्जिस्टिंग फाइल में अगर 1000 रिकॉर्ड भी होते हैं और आप राइट करते हैं, तो राइट का मतलब है पुराना सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद ये फाइल जो होती है फिर से ब्लैंक बन जाती है। ये राइट में होता है। जबकि अपेंड में पुरानी फाइल इंटैक्ट रहती है और उसी के अंदर नए रिकॉर्ड ऐड हो जाते हैं। ये काम होता है अपेंड में टू ऐड मोर।
जब भी आपको मजीद रिकॉर्ड ऐड करने को कहा जाए एग्जिस्टिंग फाइल में, तो आप उसका मोड ऑफ फाइल जो रखते हैं वो अपेंड रखते हैं। तो इट वाज 1 मार्क क्वेश्चन एंड 1 वर्ड आंसर, इसमें सिर्फ आपको अपेंड बताना था। दिस वाज इंपॉर्टेंट। चले, ये पेपर खत्म हो गया November 24 का। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड रीस्टार्ट द रिकॉर्डिंग फॉर द न्यू पेपर।